गांव में अकेले रहने वाले गंगाराम जी जब 90 वर्ष की उम्र पूरी कर दिवंगत हुए तो महानगरों में रहने वाले उनके चारों बेटे अंतिम क्रियाविधि करने गांव में एकत्र हुए। 13 दिन तक गंगाराम जी के जीवन की गौरवशाली अध्याय खुलते रहे। गंगाराम जी के पास छोटी खेती और पंडिताई का काम था। वो पढ़ाई का महत्व समझते थे। जीवन में अनेक अभाव सहन कर चारों बेटों को पढ़ने बाहर भेजा। उनकी पंडिताई और उनकी जानकी की खेती कार्य में मेहनत के बलबूते चारों बेटे देश के अलग अलग महानगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरी लग गए। राजनीति के लिए कहा जाता है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। गंगाराम जी को लगता ये वाक्य तो जीवन के लिए भी सत्य जान पड़ता है। आसपास के गांवों तक में गंगाराम जी की संतानों की उन्नति की चर्चा होती थी। बड़ी नौकरियां करने वाली संतानें गंगाराम जी की गांव से मीलों दूर थी, पर महानगरों की हवा लगने से अत्याधुनिकताओं के सिर में ढल गई थी। बरसों पहले जब गांव के लोगों ने वादे किया, खेती किसानी पंडिताई की झंझट छोड़ो और बच्चों के पास जाकर आराम से बुढ़ापा गुजारो, पत्नी जानकी ने भी उत्साहित होकर चलने का आग्रह किया। एक एक सप्ताह चारों बेटों की महानगरों में गुजार कर लौट आए थे। वहाँ की जीवन शैली में बेटों के फ्लैट घर की तरह नहीं, होटल जैसे लगे। सुख सुविधाओं सारी, पर आत्मीयता का अभाव। बेटे सुबह सवेरे घर से काम पर निकल जाते और रात को 10 बजे पहले नहीं लौट पाते। बहुओं का अपना सर्कल, उनकी किट्टी पार्टियां, फिर बूढ़ों के रहने से उनका संकोच, स्वतंत्रता में बाधा। सोचा था पोते पोतियों के साथ समय गुजारेंगे, पर उनकी पढ़ाई, ट्यूशन, हॉबी क्लासेस, न जाने क्या क्या। कभी प्रेम से बच्चों की गर्भ भैया लेनी भी चाहिए तो बच्चे इतना संकोच से भर असहज हो जाते, जैसे वो दादा दादी न होकर अजायब घर से आए हैं, कोई वन मानुष हो। गांव लौट आए थे, फिर कभी बेटों के वहां जाना नहीं हुआ। बेटे कहते भी तो टारगेट पूरे करने का तनाव झेलने वाले बेटों को अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं समझते थे। हंसी में टाल देते, यहाँ गांव की ताज़ा हवा में रहना अच्छा लगता है। गंगाराम जी के चारों बेटे उनके असहमत होते हुए भी कभी उनसे प्रतिवाद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने चारों बेटों को कह दिया, चाहे जहाँ रहो, पर दीपावली के त्योहार पर 2 दिन के लिए ही सही गांव में आओ। यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे उन्होंने कहा, प्रतिमा मुझे 100 रुपये हाथ खर्ची की दिया करो। पहली आज्ञा तो फिर भी ठीक थी, पर हाथ खर्ची वाली बात बेटों बहू को कुछ जमी नहीं। कहा कुछ नहीं, पर मन ही मन कुढ़ रहे थे। पिताजी जोत वसूल कर रहे हैं, कोई कहता जीएसटी लगा रहे हैं, तो महंगाई के साथ ही पिताजी ये राशि बढ़ा रहे थे, जो वर्तमान में 2000 रुपये प्रतिमाह थी। 3000 रुपये पार्लर में फूंक देने वाली बहुएं कहती रहती, महानगरों के खर्चों में घर पूरा नहीं पड़ता, और पिताजी ये 2000 का नस्तर लगा रहे हैं। बेटों ने चाहे जिस भाव से भी हो, पर पिता की दोनों इच्छाओं का जीवन भर पालन किया। जानकी देवी भी बच्चों से रुपए मांगने से सहमत नहीं थी। बाप होकर क्या संतानों से मांगते हो? बेटा होकर खाया जा सकता है, बाप होकर नहीं। पर गंगाराम जी कहते, ये तो संतानों का कर्तव्य है। समय तेजी से भाग रहा था। 2 वर्ष पूर्व जानकी भी स्वर्ग सिधार गई, वर गंगाराम जी किसी बेटे के साथ नहीं गए। कहते जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, गांव में ही 13वीं भी तो हो गई। तब बहुओं ने सुझाव दिया, ये गांव में तो अब कौन रहेगा, लगे हाथ घर खेती बेचकर ही जाए। इसी पर विचार चल रहा था, घर का सामान भी बेच दे,
पिताजी का ये बिन ताले वाला जंग लगा बंद संदूक भी भंगार में दे दे। एक बार देखने के हिसाब से संदूक खोला तो संतानों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पोते पोतियों के नाम की बैंक एफडी थी, साथ ही बेटों से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब था। खाने कौड़ी भी उन्होंने काम में नहीं ली थी, सारी राशि की एफडी थी। उसके नीचे उनकी लिखी हुई वसीयत मिली, जिसमें लिखा था, गांव का ये घर नहीं बेचा जाए, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे कंपनियों के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे और उनकी संतानों से भी जब उनका मोह भंग हो जाएगा, तब महानगर की चरम निराशा में यह घर उनको एक विकल्प के रूप में शांति और शरण देगा। बेटों की आंखें भर आई थी और वो दिवंगत पिता की तस्वीर में उनकी आंखों में झलक रही दूरदृष्टि को देख रहे थे।